स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे प्रमोशन को लेकर, क्योंकि दिवाली से पहले एक और राहत कर्मचारी और अधिकारियों के लिए निकलकर सामने आई है। लेकिन किन मामलों में प्रमोशंस को लेकर फाइल क्लियर हुई है, ये अपडेट देना आपको बहुत ज़रूरी है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी ज़रूर चलाई जा रही है कि जो लंबित प्रमोशंस थे वो भी क्लियर कर दी गई हैं, लेकिन किन मामलों को लेकर प्रमोशंस क्लियर हुई हैं ये बताना बेहद ज़रूरी है और इससे पूरी जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगली बात, मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर भी जानकारी देंगे, क्योंकि अब ये आज आप जानते भी होंगे वायनाड गए थे, उसके बाद अगले कल दिल्ली रहने वाले हैं, जहां बैक टू बैक इनकी मीटिंग्स होने वाली है केंद्रीय मंत्रियों के साथ। बिल्कुल बारीकी से ये भी जानकारी लेकर आए हैं किस मंत्री के साथ ये कल मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद का शेड्यूल इनका क्या कुछ रहेगा। 5 पोस्ट कोर्स में रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन 5 पोस्ट कोर्स बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरह से पेच उनमें फंस गया है। पिछले कल डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक जरूर हुई, लेकिन 5 पोस्ट कोर्स को लेकर अब असमंजस वाली स्थिति यहां पर बन गई है। 5 ऐसे कौन से पोस्ट कोर्स हैं जिस पर रिजल्ट घोषित हुआ है और अगले 5 ऐसे कौन से हैं जिस पर असमंजस की स्थिति बनी है, ये जानने के लिए बुलेटिन के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बीते 1 महीने से मौसम साफ बना हुआ है और अगले 6 दिन तक भी मौसम साफ ही बना रहेगा, यानी कि 29 अक्टूबर तक शुष्क मौसम बना रहेगा। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस बीच फसलें प्रभावित होने लगी हैं, सूखा पड़ गया है और भी कई तरह की परेशानियां हिमाचल वासियों को अब आ रही हैं। दरअसल ज़्यादा दिनों तक हिमाचल प्रदेश में बारिश ना हो तो ये भी एक नकारात्मक असर छोड़ देती है हिमाचल वासियों पर, तो इसलिए बारिश का इंतजार ज़रूर हो रहा है। लेकिन अभी अगले 6 दिन तक फिर मौसम साफ बना रहेगा, यही मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वायनाड आज पहुंच गए थे। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से वहां नामांकन भरा गया है। राहुल गांधी ने क्योंकि इस सीट से इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी और अब प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर नामांकन भरने के लिए गई आज। और इसी के साथ साथ कई कांग्रेस के बड़े नेता वहां देखे गए, फिर चाहे बात राहुल गांधी को लेकर करे, सोनिया गांधी और तो और रॉबर्ट वाड्रा भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री सुक्खू का ये कहना था कि ये सबसे अच्छी बात है कि 5 वर्ष अपने संगठन को देने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ये नामांकन भरने जा रही हैं। और इसी बीच रोड शो भी, क्योंकि वहाँ प्रियंका वाड्रा की ओर से किया गया था, काफ़ी भीड़ उमड़ी थी और जन संबोधन के लिए भी उनके काफ़ी भीड़ वहाँ पर उमड़ी हुई नज़र आई है, जिसके बाद कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी है और कॉन्फिडेंस में भी वहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी बात उन अधिकारियों से जुड़ी करना चाहेंगे जिनकी इलेक्शंस में बाहर ड्यूटी लगा दी गई है। अभी देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड समेत तकरीबन 48 विधानसभा और लोकसभा सीट्स हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं और इसी के लिए हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तकरीबन इसमें 13 अधिकारी बताए जा रहे हैं, 11 आईएएस अधिकारी हैं तो 3 पुलिस अधिकारी भी हैं। 28 अक्टूबर तक इन्हें अपने अपने स्टेशंस पर पहुंचना होगा जहां ड्यूटी इनकी लगाई गई है चुनाव आयोग की ओर से, और फिर इस बारे में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भी करना होगा कि अपने तैनाती स्थान पर पहुंचे या नहीं, यानी कि जहां इन्हें ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। लेकिन इस बीच इन अधिकारियों की दिवाली एक तरह से फीकी रह जाएगी, क्योंकि 28 अक्टूबर को इन्हें उन क्षेत्रों में पहुंचना है जहां भी इनकी ड्यूटी लगाई गई है, तो दिवाली के लिए अपने घर नहीं जा पाएंगे। इनकी रिहर्सल 15 अक्टूबर से पहले हो चुकी है और 28 अक्टूबर को अब इन्हें ज्वाइनिंग देने के लिए कहा गया है, जिसके बाद इन्हें रिपोर्ट भी भेजनी होगी कि अपने स्टेशन पर ये पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसके बाद अधिकारियों की कमी हो जाएगी, क्योंकि तकरीबन 13 अधिकारियों की ड्यूटी बाहर लगा दी गई है। कार्मिक विभाग को ये देखना होगा कि अब यहाँ बचे किस अधिकारी को क्या जिम्मा देना है, अतिरिक्त कार्यभार क्योंकि देना होगा। लंबे समय के लिए वहाँ जाने वाले हैं। देखिए, 28 अक्टूबर को वहाँ इन्हें एक तरह से अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी इलेक्शन ड्यूटी के लिए, और उसके बाद ये 20 नवंबर तक भी वहाँ रुक सकते हैं या वापस इन्हें 20 नवंबर तक की प्रक्रिया के लिए जाना होगा जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे। तो दिन काफ़ी ज़्यादा हैं और इसी बीच अतिरिक्त कार्यभार दूसरे अधिकारियों को यहाँ पर दिया जा सकता है, ये पूरी संभावना बनी हुई है। ये हम आपके लिए जानकारी लेकर आए थे। अगली बात एचपीयू से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि उन
छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है जो कि पीजी में थे और लगातार सवाल किया जा रहा था कि यहाँ पीजी की कक्षाओं को लेकर रिजल्ट कब जारी होगा। तो देखिए बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 98% ये पूरी पास परसेंटेज रही है। इसी तरह से बीए एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इसमें 97% परसेंटेज बताई जा रही है ऑल ओवर रिजल्ट की। 6 सेमेस्टर में बीए एलएलबी में ही 99% यहाँ पर रिजल्ट घोषित किया गया है। बीए एलएलबी 8 सेमेस्टर में 97% पास परसेंटेज रही है। वहीं अगर हम एमए पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 84% ये रिजल्ट रहा है। एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर में 88 रहा है। ये जो देखिए इससे पहले 84% रिजल्ट रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का रहा है। सेकंड सेमेस्टर वालों का इसमें 88% है, थर्ड सेमेस्टर वालों का 96% है, फोर्थ सेमेस्टर वालों का 92% है और एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर वालों का इसमें 88% रिजल्ट रहा है। एमए हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर वालों का 86% रहा है। एमए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का 95% रहा है और एमए हिस्ट्री वालों का भी फोर्थ सेमेस्टर वालों का 88% रिजल्ट रहा है। एमए आर्कोलॉजी एंड एशियंट हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर वालों का 66% रिजल्ट घोषित यहाँ पर किया गया है। एमए आर्कोलॉजी एंड एशियंट हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर वालों का पूरा 100% रिजल्ट रहा है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस एमए आर्कोलॉजी एंड एशियंट हिस्ट्री वालों की हुई है फोर्थ सेमेस्टर की। तो ये बिल्कुल पास परसेंटेज भी हम आपके लिए लेकर आए थे और 100% वाले ये आर्कोलॉजी एंड एशियंट हिस्ट्री वाले ही छात्र हैं। तो ये बारीकी से हमने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा आप एचपीयू की वेबसाइट भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ भी बारीकी से ये रिजल्ट की जानकारी दी गई होगी। देखिए, वन मित्र भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति अभ्यर्थियों में पैदा हो गई है। अभ्यर्थी लगातार आज हमें फ़ोन कॉल्स कर रहे थे और सवाल उनकी ओर से ये किया जा रहा था कि क्या नए सिरे से ये भर्ती होगी। तो क्लैरिटी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले कल क्योंकि कैबिनेट बैठक में निर्णय हो चुका है कि अब इसमें 10 मार्क्स का इंटरव्यू तो होगा नहीं और 10 मार्क्स के इंटरव्यू के बदले क्या विकल्प लाया जा रहा है या इन 10 मार्क्स को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, इस बारे में भी पिछले कल हमने आपको अपडेट दे दी थी। देखिए, इसमें अब सर्टिफिकेशन के लिए ही 15 अंक जोड़े जाएंगे। फिलहाल इस बात के लिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि नए सिरे से भर्ती होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। तकरीबन सभी प्रक्रियाएं इसमें पूरी हो चुकी हैं। फिर चाहे हम अब बात ग्राउंड टेस्ट को लेकर करें या अन्य प्रक्रिया भी इसमें रही। और देखिए, यहाँ इंटरव्यू को लेकर चुनौती कोर्ट में दी गई थी। उसके बाद लाजमी सी बात है, जब कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो सकता है, तो विकल्प ज़रूर ढूंढा जा रहा था। लेकिन अब विकल्प यही है कि क्यों ना सर्टिफिकेशन में ही बाकी के अंक भी जोड़ दिए जाएं। अब इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होना बाकी रह गया है। फिर फाइनल रिजल्ट घोषित करिए नियुक्तियां दे दी जाएंगी। 10,000 के करीब इन्हें इसमें मानदेय मिलने जा रहा है। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब इंटरव्यू ना करवाते हुए सिर्फ सर्टिफिकेशन होगी और उसमें 15 अंक जोड़ दिए जाएंगे। कोई इंटरव्यू नहीं होगा और ना ही नए सिरे से भर्ती होने वाली है। अब लाजमी सी बात है, जिन लोगों ने ग्राउंड टेस्ट दिया है, अन्य प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी दिखाई है, दोबारा से उन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी होगी। ये सरकार भी नहीं चाहेगी। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर ये जानकारी चल रही थी, तो इसका हम खंडन करना चाहेंगे। नए सिरे से भर्ती नहीं हो रही है, सिर्फ सर्टिफिकेशन होगी और उसी में ही बाकी के 10 अंक भी अब इंटरव्यू के जोड़ दिए गए हैं। देखिए, लगातार ठगी के मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल है, धार्मिक है और अब धर्म के नाम पर भी यहाँ ठगी का खेल शुरू हो चुका है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। मंडी में ये मामला सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति ने खुद को शिकारी माता का गुर बताया और उसके बाद गांव के लोगों को ठगने की कोशिश की है। दरअसल ये तकरीबन 14 मामले अभी तक सामने आ गए हैं और 7 लाख तक की ठगी को ये वहाँ पर अंजाम दे चुका है। ये चचियोट निवासी प्रदीप कुमार है, जिनकी ओर से सबसे पहले शिकायत की गई कि धर्म की आड़ में एक शिकारी माता का गुर व्यक्ति बना हुआ है और लोगों को बहला फुसला कर उनसे राशि निकलवा रहा है। जो चचियोट निवासी प्रदीप कुमार है, इन्हें भी ठगी का शिकार बनाया गया है। पहले इस गुर ने इनसे कहा कि इनके घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, इसे बाहर निकालना होगा, तांत्रिक विद्या का इसमें इस्तेमाल होगा, ये शमशान घाट में बैठकर पूजा करेगा, लेकिन इसके लिए सामग्री बहुत महंगी आएगी। ये सुनकर ही प्रदीप कुमार ने 70,000 रुपए की राशि इसे दे दी, लेकिन अगले दिन ना वो पूजा हुई, ना ही इस व्यक्ति ने फोन उठाया। दूसरा मामला यहाँ एक महिला के साथ सामने आया है। ये तारा देवी इनका नाम बताया जा रहा है। पूजा पाठ के नाम पर 1,60,000 रुपए इनसे ठग लिए गए। इस तरह के तकरीबन 14 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। ये बड़ी बात हम कहना चाहेंगे, न जाने कितनी, यानी कि देखिए 7 लाख तक की राशि ये ठग चुका है। 7 लाख
तक की राशि इसने यही कहकर ठग ली कि किसी के घर पर नकारात्मक ऊर्जा है तो किसी व्यक्ति पर गलत साया पड़ गया है, ये तांत्रिक विद्या इस्तेमाल कर उन्हें ठीक कर देगा, और लाखों इसकी एवज में उसने ले लिए हैं। लेकिन मंडी एसपी को इसकी जानकारी लोगों ने दी है और ये अपील की है कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को पकड़ा जाए और इससे ये राशि वापस ली जाए। उचित कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, ऐसी सजा दी जाए कि दूसरी बार रूह कांपे किसी का भी इस तरह का ठग का खेल खेलने से पहले। लगातार इस तरह के मामले इन दिनों बढ़ रहे हैं। ये मंडी का मामला हमने आपको बताया है, लाखों रुपए वहां पर ठग लिए हैं, और ये सिर्फ एक या दो गांव नहीं बल्कि जिला मंडी के अलग अलग गांव में वहां पर पहुंचा करता था, लोगों को ठगने की कोशिश करता था। दूसरा मामला एक और सामने आया है, यह हमीरपुर में हुआ है। यहाँ सरकारी लोन दिलाने पर झांसा दिया गया है गिरोह की ओर से। दरअसल 2% की दर पर सरकारी लोन के लिए स्वीकृति ये दिलवाने वाले हैं, इस तरह के शब्द इनकी ओर से कहे गए। सबसे पहले मामला खतरवाड़ में सामने आया, फिर बड़सर के बिजड़ी गांव में भी मामला सामने आया, और गार्ली गांव में भी सबसे अधिक लोग इसमें ठगे गए हैं। यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए हैं इन गांव में जहां लोन के नाम पर ही इस गिरोह ने ठग लिया। सबसे पहले SC/ST कैटेगरी से शुरुआत की गई, क्योंकि सरकारी योजनाएं काफ़ी हैं SC/ST कैटेगरी के लिए, और इन योजनाओं के तहत ये 2% दर पर लोन दिलवाएंगे, ये कहकर इन्होंने अपने झांसे में SC/ST कैटेगरी के लोगों को ले लिया, और न जाने इसकी एवज में कितने पैसे उनसे ठग लिए हैं। उसके बाद उद्यम ऋण के नाम पर सामान्य कैटेगरी के लोगों को भी ठगने का काम इनकी ओर से किया गया। जब विजिलेंस टीम के पास ये शिकायतें पहुंचने लगी तो कार्रवाई शुरू की गई। पिछले सोमवार को इस पूरे मामले में शिवानी नाम की एक लड़की को पकड़ लिया गया था। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भी इसे भेजा गया है। ये बतौर एजेंट बनकर गाँव के लोगों के पास जाती थी और फिर अगले दिन दूसरी महिला से उनकी मुलाकात करवाती थी कि ये एक सरकारी विभाग की अधिकारी हैं और यही लोन दिलाने का काम करने वाली है। कई ग्रामीण लोग इस झांसे में आ गए, उन्हें लगा कि देखिए 2% की दर पर यहाँ लोन दिलवाया जा रहा है, तो आखिरकार उनके लिए ये एक सौगात भी है और फायदे का सौदा रहने वाला है। लेकिन बाद में लोगों को जानकारी मिली कि महज उन्हें ठगने का काम हो रहा है। इस पूरे मामले में विजिलेंस टीम ने, हमीरपुर विजिलेंस टीम की ओर से एक पति पत्नी को भी पकड़ लिया गया है। इसमें जो महिला और पुरुष हैं इनसे भी अभी तक पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में 30 लोगों को ठग लिया गया है। अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया जा रहा था इन तीनों गाँव में, और लोन उपलब्ध करवाया जाएगा वो भी 2% की दर पर। ये बड़ी बात कहना चाहेंगे और ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता भी है। देखिए, बिजली बोर्ड पर कुछ बड़े फैसले आज लिए गए हैं। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक थी और मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें राजेश धर्मानी ने 2 चीज़ों को लेकर यहाँ क्लैरिटी दे दी है। एक तो उन पदों पर जिन्हें अभी समाप्त किया गया है कि आखिरकार इस तरह की स्थिति क्यों बनी, और दूसरी बात इन्होंने OPS पर भी कही है। हालांकि देखिए, ये बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फट के साथ आज बैठक हुई थी और इसमें राजेश धर्मानी का ये कहना था कि बिजली बोर्ड के लिए जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसके सुधार के लिए हो रहे हैं, उसे बाहर निकालना है कमज़ोर आर्थिक स्थिति से, और उसके लिए कुछ निर्णय अभी लेने पड़ रहे हैं ताकि अगली पीढ़ियां सुखी रहें और OPS भी बहाल हो सके। अगर अभी ऐसे कठोर निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो बिजली बोर्ड की हालत और ज़्यादा खराब होने वाली है, ये भी इन्होंने कहा। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए ये कहा है कि आउटसोर्स पर बहुत सारे पद भर दिए गए जयराम सरकार की ओर से, जिसकी बदौलत आज 11,500 पद खाली चल रहे हैं बिजली बोर्ड में। इसी वजह से आउटसोर्स कर्मियों को अभी बाहर किया जा रहा है। हालांकि ये भी यहाँ स्पष्ट रूप से राजेश धर्मानी ने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि बाहर किया जा रहा है आउटसोर्स कर्मचारियों को, महज यहाँ पॉलिसी के तहत निर्णय लिया जा रहा है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो निर्णय लिया जा सकता था वही हुआ है, और जिससे अभी बिजली बोर्ड में सर्विस ली जा रही है महज उन्हें ही सैलरी दी जा सकती है या उनसे ही आने वाले समय में भी सेवाएं लेने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अभी जहां और जिन वर्गों की सेवाएं बंद हो गई है उनके लिए पॉलिसी के तहत ये निर्णय लेना पड़ा है, और पॉलिसी राज्य सरकार की नहीं केंद्र सरकार की है, ये भी दुहाई उनकी ओर से दी गई है। देखिए, ये कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक थी और इसमें खुलासा मंत्री राजेश धर्मानी की ओर से ये भी किया गया है कि जिन दरों पर बिजली खरीदी जा रही है हिमाचल प्रदेश में वो सस्ती हैं, लेकिन जो सप्लाई कॉस्ट है वो ज़्यादा है। इसीलिए कुछ ऐसे निर्णय हो रहे हैं जिससे सप्लाई कॉस्ट भी
यहाँ कम हो सके। सप्लाई कॉस्ट ज़्यादा है तो ये भी एक बहुत बड़ी नुकसानदायक बात है बिजली बोर्ड के लिए और हिमाचल वासियों के लिए। और वादा ये भी किया है आज राजेश धर्मानी ने कि सब्सिडी देकर जिन दरों पर बिजली दी जा रही थी हिमाचल प्रदेश में, उससे कम दरों पर सुधार किया जाएगा और फिर दोबारा सब्सिडी पर बिजली ये सरकार देने वाली है। लेकिन ये तभी संभव है जब कुछ रिसोर्स बन पाएंगे, जब बिजली बोर्ड में सही से काम हो पाएगा और वहाँ तैनात रेगुलर कर्मचारी भी अपनी सेवाएं सही ढंग से देंगे, ये मानकर कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो जनहित के लिए ही हैं और बिजली बोर्ड के हित के लिए ही हैं। ओपीएस को लेकर जब हमने उनसे सवाल पूछा तो राजेश धर्मानी ने कहा कि ओपीएस पर प्रपोजल लाने के लिए उन्होंने ज्वाइंट फ्रंट को कह दिया है, लेकिन प्रपोजल ऐसा लाना होगा अब कर्मचारियों को कि जिसमें रिसोर्स भी बताए जा सकें कि कैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो सकती है, बैकअप प्लान क्या है, कितना इम्पैक्ट सरकार पर उसका पड़ेगा और बिजली बोर्ड ज़्यादा घाटे में भी ना जाए। तो अब ये क्या रास्ता कर्मचारी निकालते हैं, कैसा प्रपोजल इनकी ओर से ओपीएस के लिए तैयार किया जाता है, ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। तीसरा पॉइंट ये भी आज मंत्री की ओर से क्लियर किया गया है कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं बिजली बोर्ड के लिए उसमें ध्यान उपभोक्ताओं का रखा जा रहा है, डोमेस्टिक कंज्यूमर का भी रखा जा रहा है और सप्लाई कॉस्ट को कैसे कम करना है जो कि ज़्यादा है, इस पर भी बिल्कुल ये निर्णय हो रहे हैं, जिस वजह से अभी परेशानी होगी बिजली बोर्ड में कुछ वर्गों को, लेकिन बाद में ये जनहित में साबित होने वाले हैं। तो ये सुनकर अब यूनियन भी बाहर आ गई थी। हालांकि यूनियन की ओर से अब अगली क्या रणनीति तय की जाती है ये देखना होगा और जो ओपीएस का प्रपोजल लाने के लिए कहा गया है इसमें कितना समय अब यूनियन की ओर से लिया जाता है ये भी देखने वाले हैं, क्योंकि एक तरह से बैकअप प्लान तैयार करके इन्हें चलना होगा कि कितना इम्पैक्ट ओपीएस बहाल करने के बाद बिजली बोर्ड पर पड़ता है, सरकार पर पड़ता है और फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर भी इन्हें कुछ चीजें इसमें क्लियर करनी होंगी। देखिए, जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने जोगिंद्रनगर पुलिस थाना में कंप्लेंट की है। लोक निर्माण विभाग में एक अधिकारी लगे हैं और उनकी धर्मपत्नी को लेकर ये शिकायत की गई है। यहाँ प्रकाश राणा का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी की धर्मपत्नी ने उन्हें धमकाया है। अभी कुछ रोज पहले प्रकाश राणा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को ये चेतावनी दी थी कि जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त किया जाए, लोगों को मुसीबतें आ रही हैं। बरसात में जो सड़कें प्रभावित हुई थी अभी तक ठीक नहीं की गई है, जिस वजह से शादी समारोह करवाना या एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। इतनी ही बात उन्होंने कही, लेकिन अब उनका आरोप है कि इस बात के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के इस अधिकारी की धर्मपत्नी उन्हें फोन करके धमकियां दे रही है। इस महिला पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर भी उचित कार्रवाई की जाए जो कि एमएलए को धमकाने का काम यहां पर कर रहे हैं। सड़क मार्गों को खोलने में पीडब्ल्यूडी पूरी तरह से नाकामयाब रहा है और ये बात अधिकारियों से सही नहीं जा रही है, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और तो और अपनी धर्मपत्नी से भी फोन करवा रहे हैं एमएलए को और उन्हें धमकाया गया है बहुत बुरी तरह से। ये भी जोगिंद्रनगर के एमएलए की ओर से पुलिस के पास कही शिकायत में लिखा गया है। अब उन 5 पोस्ट कोर्स पर आना चाहेंगे जिनके रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं राज्य चयन आयोग की ओर से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पहले ही ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि दिवाली से पहले पोस्ट कोर्स का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि जो कुछ पोस्ट कोर्स बच जाएंगे वो नवंबर में यहाँ क्लियर होने वाले हैं। एक तरह से रिजल्ट उनका नवंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। इस मामले में बिल्कुल तेज रफ्तार हमें देखने के लिए मिली है। किन पोस्ट कोर्स का रिजल्ट घोषित हुआ है आपको बताते हैं। ये 5 पोस्ट कोर्स हैं और 88 पदों पर रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले पोस्ट कोड 903 के 82 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कॉपी होल्डर पोस्ट कोड 982 के 2 पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पोस्ट कोड 992 के 2 पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पैटर्न मेकिंग वाली कैटेगरी है। और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर आर्किटेक्चर के पोस्ट कोड 997 में भी एक पद के लिए परिणाम घोषित कर दिया गया है। साइकोलॉजिस्ट कम रिहेबिलिटेशन ऑफिसर पोस्ट कोड 994 के एक पद के लिए भी रिजल्ट घोषित हो चुका है। आप ये राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ज़्यादा बारीकी से वहां पर जानकारी दी गई होगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था या बेरोजगार युवाओं से वादा किया था कि दिवाली से ठीक पहले रिजल्ट घोषित करने का सिलसिला शुरू होने वाला है, बिल्कुल उसमें काफ़ी तेज़ रफ्तार हमें देखने के लिए मिली है। तकरीबन 5 पोस्ट कोर्स का देखिए रिजल्ट घोषित हुआ है और 88 पदों पर ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। राज्य चयन आयोग की ओर से काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लग गया। उन फंसे 5 पोस्ट कोर्स को लेकर भी जानकारी देंगे जिनके बारे में पिछले कल कैबिनेट सब कमेटी में चर्चा जरूर हुई है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है, या एक तरह से यूं मान लीजिए कि पूरी तरह से असमंजस की स्थिति इन 5 पोस्ट कोर्स को लेकर चल रही है। इसमें एक
पोस्ट कोड 980 है, ये ड्राइंग मास्टर्स वाला पोस्ट कोड है। वहीं लाइनमैन पोस्ट कोड 971 है, सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962 है, पोस्ट कोड 970 भी है और स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 इसमें शामिल है। दरअसल एक सहमति से यहाँ विधि विभाग, कार्मिक विभाग और विजिलेंस ब्यूरो का ये कहना है कि अभी सिफारिश नहीं दी जा सकती है इन मामलों में रिजल्ट घोषित करने के लिए। पेपर लीक मामले के दायरे में आते हैं, एफआईआर इन पर दर्ज थी और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था। पिछले कल 5वीं बैठक हुई है इस कैबिनेट सब कमेटी की, लेकिन जैसे ही इन 5 पोस्ट कोड्स का जिक्र हुआ तो उस वक्त विधि विभाग, कार्मिक विभाग और विजिलेंस ब्यूरो की ओर से एक ही आवाज़ निकली कि अभी सिफारिश नहीं दी जा सकती है इन पोस्ट कोड्स पर रिजल्ट घोषित करने के लिए। एक और बड़ा सजेशन ये भी दिया गया पिछले कल विजिलेंस ब्यूरो की ओर से और कार्मिक विभाग, निधि विभाग की ओर से कि क्यों ना कैबिनेट को ही ये 5 पोस्ट कोड सौंप दिए जाए, यानी कि अंतिम फैसला अब इस पर कैबिनेट लेने वाली है। कैबिनेट सब कमेटी ने अपने दायरे से एक तरह से इन्हें बाहर कर दिया है। अगली कैबिनेट में ये 5 पोस्ट कोड्स रखे जाएंगे और फाइनल डिसीजन कैबिनेट का ही इस पर होने वाला है। ये बड़ी जानकारी इन पोस्ट कोड से संबंधित हम कहना चाहेंगे। तो ये पोस्ट कोड्स फंसते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि हवाला इसमें ये दिया जा रहा है विधि विभाग की ओर से भी और विजिलेंस ब्यूरो की ओर से भी कि कई टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि भविष्य में आड़े आ सकती हैं। इस वजह से कैबिनेट सब कमेटी ना इस पर डिसीजन लेते हुए कैबिनेट ही पूरी तरह से डिसीजन ले। अब कैबिनेट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इन 5 पोस्ट कोड्स को लेकर क्या फैसला लिया जाता है, क्या अंतिम निर्णय होता है। और हम जानते हैं जो इनसे जुड़े अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। कुछ एक का कल ये भी कहना था कि जब बाकी 2 पोस्ट कोड्स को लेकर फैसला हो गया तो इन्हें क्यों लटकाया जा रहा है। अंडर इन्वेस्टिगेशन जितने भी पोस्ट कोड्स थे वो डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी में दिए गए थे, लेकिन जब बाकी पर निर्णय हुआ है तो इन्हें आखिरकार इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन अब अगली कैबिनेट तक का वेट करना होगा। कैबिनेट इसमें एक टुक डिसीजन लेगी, वो क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। मुख्यमंत्री की मैराथन मीटिंग्स को लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। मैराथन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक इनकी मीटिंग्स होने वाली हैं। अभी देखिए वायनाड गए हैं और बिल्कुल अगले कल दिल्ली सुबह पहुंच जाएंगे। दिल्ली में 4 केंद्रीय मंत्रालयों में इनकी मुलाकात होने वाली है और 5वीं मीटिंग इनकी होगी फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ, यानी कि 4 मीटिंग्स ये केंद्रीय मंत्रियों के साथ लेने वाले हैं और उसके बाद 5वीं मीटिंग नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ होगी। जो केंद्रीय मंत्री हैं, सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने वाले हैं, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत से करेंगे, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करने वाले हैं और अश्वनी वैष्णव के साथ मुलाकात करेंगे। फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष से भी ये मिलने वाले हैं। ये अधिकारियों की टीम के साथ दिल्ली गए हैं। हालांकि आज वायनाड गए थे, वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से नामांकन भरा जाना था। अब वहां से जब वापस आएंगे तो बैक टू बैक ये मैराथन मीटिंग्स इनकी होने जा रही है। फिर दिल्ली से ये शिमला कल शाम तक वापस लौट आएंगे और डोडरा कवाड़ जाने का भी इनका कार्यक्रम है। जनता का द्वार कार्यक्रम क्योंकि शुरू किया जा रहा है और हर मंत्री को भी ये बिल्कुल निर्देश जारी किए गए हैं कि उन्हें भी जनता का द्वार कार्यक्रम पूरा करना होगा। अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाकर, हर गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और तुरंत मौके पर इसका निपटारा हो सकता है। तो मुख्यमंत्री भी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और डोडरा कवाड़ से कर रहे हैं। अगर ये कल शाम तक पहुंच जाते हैं तो ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ग्रामीणों के बीच में ही ये अपनी पूरी रात बिताने वाले हैं और उसके बाद अगली सुबह एक तरह से जनसभा सजाई जाएगी और वहां पर एक एक करके लोगों की समस्या सुनेंगे। जिन समस्याओं का मौके पर निपटारा हो सकता है मौके पर ही निपटारा किया जाएगा और कुछ एक जो विभागों को भेजने की बात होगी उसमें भी ज़्यादा समय अब नहीं लगने वाला है, ये मुख्यमंत्री की ओर से माना जा रहा है। एनटीटी भर्ती पर नई जानकारी लेकर आए हैं। इस पूरे मामले में स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने चिट्ठी वापस भेज दी है प्रारंभिक शिक्षा विभाग को। कुछ एक सवालों को लेकर इसमें क्लैरिटी मांगी गई है। पहली बात तो ये कि 6297 पदों पर यह भर्ती होनी है, लेकिन किस यूनिट पर होगी, यानी कि ब्लॉक लेवल पर यह भर्ती होगी, जिला स्तर पर होगी या सब डिवीजन लेवल पर यह भर्ती होने वाली है, इस पर क्लैरिटी नहीं दी गई थी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से। और दूसरा सवाल ये भी पूछा गया है कि ज्वाइनिंग से लेकर अटेंडेंस तक की प्रक्रिया क्या रहेगी। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भर्ती करवाने के लिए कह दिया था, लेकिन क्लैरिटी ये नहीं थी कि यूनिट इसमें क्या होगी भर्ती के लिए, यानी कि ब्लॉक स्तर पर भरना है या डायरेक्ट सब डिवीज़न स्तर पर भरना है या जिला स्तर पर ही ये भर्ती एक तरह से होने वाली है। तो अब पद किस आधार पर भरे जाएंगे, यूनिट क्या होगी, इस पर जानकारी दी जानी है। और दूसरी बात ये है कि
अटेंडेंस को लेकर प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ज्वाइनिंग से लेकर अटेंडेंस तक की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग को जवाब देना होगा। अब इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है, दिवाली तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि जितनी जल्दी संभव है उतना जल्दी इन भर्तियों को किया जाए, भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। फिलहाल एनटीटी भर्ती में वैसे भी कई पेच अभी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बात सिर्फ उन महिलाओं की नहीं है जिनके पास सिर्फ 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है, बल्कि यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स भी सामने आ गई हैं और वो महिलाएं भी सामने आई हैं जो पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रही थी और जिनका ये मानना है कि प्रायोरिटी पूरे मैटर में उन्हें दी जाए। लेकिन यहाँ 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य है, जिनके पास नहीं होगा वो वैसे ही इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे के दौरान कुछ फाइलों को मंजूरी दे दी है, ये प्रमोशंस फाइल्स ही हैं। हालांकि देखिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये जानकारी चलाई जा रही है कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कुछ प्रमोशन फाइल्स को मंजूरी दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिर्फ वही फाइल्स पर मंजूरी मिली है जिन पर डीपीसी हो चुकी है और फाइनल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजी गई थी। और मुख्यमंत्री ने मंजूरी देते हुए ये भी निर्देश जारी किए हैं कि दिवाली से पहले पहले प्रमोशन दे दी जाए, तो जल्दी ही पदोन्नति को लेकर ये आदेश जारी हो सकते हैं। लेकिन वो फाइल्स जिन पर अभी तक डीपीसी ही नहीं हो पाई है, उन मामलों में अभी इंतजार कर्मचारियों को और अधिकारियों को करना होगा। पहले डीपीसी होगी, उसके बाद फिर फाइनल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास फाइल जाएंगी और फिर जाकर पदोन्नति को लेकर आदेश जारी होने वाले हैं। तो सिर्फ अभी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक और अन्य औपचारिकताएं जिन फाइल्स पर पूरी हुई हैं, महज उन मामलों में प्रमोशंस मिलेंगी अधिकारियों को भी और कर्मचारियों को भी। ये एक और राहत कर्मचारी अधिकारियों को दी गई है जो दिवाली से पहले ही कुछ एक को प्रमोशंस दे दी जाएंगी। इसके अलावा 28 अक्टूबर को सैलरी और पेंशन दोनों मिल रहे हैं। पेंशनर्स को पेंशन मिल जाएगी और कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। सिर्फ सरकारी क्षेत्र में ये कर्मचारी अधिकारियों के लिए या पेंशनर्स के लिए राहत नहीं है, बल्कि आउटसोर्स पर जो कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन्हें भी 28 अक्टूबर को ही सैलरी और पेंशन दी जा रही है सरकार की ओर से। तो दिवाली से पहले ये सैलरी और पेंशन ले सकते हैं और बिल्कुल अपना त्यौहार अच्छे से मना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।